गुड मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या आइटम्स हैं, कैसे उनका ट्रीटमेंट करते हैं, सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है। What is cash flow statement? As we discussed in last class, that cash flow statement is a statement showing cash inflow and outflow during a particular period of time. Then हमने उसके objective uses देखे थे। ठीक है। नेक्स्ट वी सी लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, प्रोसीजर हमने देख लिया था। ठीक है, एक बार मैं आपको फॉर्मेट फिर से याद दिला देती हूँ कैसे हम करते हैं। सबसे पहले ये है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं, तो इसमें हमें निकालना पड़ता है सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमें चाहिए करंट ईयर का नेट प्रॉफिट। ठीक है। करंट ईयर के नेट प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे ट्रांसफर्स टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेस एंड लेस कर देंगे रिफंड। हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, याद हो गया क्या क्या करेंगे। जो नेट प्रॉफिट है करंट ईयर का, उसमें हम ऐड करेंगे जो भी हमने ट्रांसफर्स किए हैं रिजर्व में, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, पेड डिविडेंड, नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेस। ठीक है। और इसमें से हम लेस कर देंगे रिफंड ऑफ टैक्सेस। ठीक है। हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, याद हो गया कैसे करना है। नाउ इसके बाद हमें क्या करना होता है, अब हमें निकालना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। वो आइटम जिनमें कैश तो इन्वॉल्व होता ही नहीं है, या वो आइटम जो कि नॉन ऑपरेटिंग है, हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, उनकी हम एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे कि डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब क्या है कि आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन वो क्या है, कोई एक्सपेंस थोड़ी है, कोई कैश गया थोड़ी है। ठीक है। इसलिए हम इसे ऐड कर देंगे। तो क्या क्या हम ऐड करेंगे, जो भी डेप्रिशिएशन है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ, क्योंकि ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, सब ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एमोर्टाइज्ड, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये सारी आइटम हमें क्या करनी है, ऐड करनी है। किसमें ऐड करनी है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। ओके। नेक्स्ट इज क्या क्या चीजें लेस करनी है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्यों ये लेस कर रहे हैं हम, क्योंकि ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, हमारे बिजनेस के मेन ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। ओके। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, हमारे पास मिल गया है। जब हम इन सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अब हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखते हैं। सपोज अगर आपकी करंट एसेट डिक्रीज करेगी, ठीक है, अगर आपकी करंट एसेट डिक्रीज करेगी तो ऐड करेंगे, अगर करंट एसेट इंक्रीज करेगी तो लेस करेंगे। ठीक है। और इसका रिवर्स हो जाएगा करंट लाइबिलिटी में, कि करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज कर रही है तब हम उसे ऐड करेंगे, अगर वो डिक्रीज कर रही है तब हम उसे लेस करेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हमें मिल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इसमें आप लेस करो इनकम टैक्स पेड, ठीक है, और नेट ऑफ टैक्स रिफंड रिसीव्ड, देन यू विल गॉट नेट कैश फ्रॉम और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके लिए जो भी आपने सेल की है, अगर आपने कोई टेंजेबल एसेट या फिर इंटेंजेबल एसेट या फिर आपकी कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, वो आपने सेल करी है, तो पैसा आपके पास आएगा, इसलिए क्या करोगे, आप ऐड करोगे। ठीक है। और आपने रेंट रिसीव्ड किया है या फिर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड किया है, तो आपने इन्वेस्ट किया होगा तभी तो आपको रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो ये सब ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज अगर आपने कोई भी फिक्स एसेट परचेज की है, वेदर इट इज टेंजेबल और इट इज इंटेंजेबल, ठीक है, परचेज की है तो पैसा जाएगा, इसलिए हम उसे लेस कर देंगे। ठीक है, लेस कर दिया। नेक्स्ट इज अगर आपने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी परचेज करी है, देन वो भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो हम 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए करते हैं। ठीक है, देन यू विल गेट नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है, डाउट नहीं है ना किसी को भी कोई। नेक्स्ट आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि आपको अपनी कंपनी में फाइनेंस की ज़रूरत है, तो कौन कौन से सोर्सेज से आप फाइनेंस अरेंज कर रहे हो। कौन कौन से सोर्सेज होते हैं हमारे पास, वी हैव लॉन्ग टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म सोर्सेज। ठीक है,
लॉन्ग टर्म सोर्सेज में हम क्या करते हैं, शेयर डिवेंचर इशू कर देते हैं. सो जब आप शेयर डिवेंचर इशू करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, ठीक है, यू विल गेट मनी, सो वो ऐड हो जाएगा. या फिर आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग करते हो, ठीक है, अगर आपने बोरो किया तब भी आपके पास पैसा आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. फाइनल डिविडेंड पेड, अगर आपने डिविडेंड पे किया इसमें पैसा जाएगा, कैश जाएगा, कैश का आउटफ्लो है तो माइनस हो जाएगा. इंटरिम डिविडेंड पेड, दिस इज ऑल्सो अ आउटफ्लो, यहाँ पर भी लेस हो जाएगा. जो आउटफ्लो है वो लेस होगा, कैश इनफ्लो ऐड होगा, सिंपल, ठीक है. इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग पेड लेस हो जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन्स पेमेंट है लेस होगा, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स लेस हो जाएगा. देन यू विल गेट नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इन तीनों एक्टिविटी से जो भी अमाउंट आया है उस सबको आप ऐड करोगे, ठीक है. देन यू विल गेट नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. इसमें आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करोगे एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, जो कि बिगनिंग में था, ठीक है. और अगर आपका आंसर सही है तो यू विल गेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है. तो ये फॉर्मेट था. लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये सारे एडजस्टमेंट्स हम देख चुके हैं, ठीक है, फॉर्मेट में हमने देख लिया. तो आप एक बार रीड कर लेना चाहो तो, ठीक है. सो ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. इसमें हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाया था, ठीक है. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर था सभी को, बहुत इजी क्वेश्चन था. ओके, सो अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं. नेट प्रॉफिट में हम प्रोविजन फ्रॉम इनकम टैक्स ऐड कर देंगे एंड प्रोविजन फॉर डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी जैसे कि मैंने बताया था. और ये आपको नोट्स में बकायदा शो करना पड़ेगा, ओके. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं, इनकी एडजस्टमेंट देख लेते हैं. फर्स्ट इज प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स. So provision for income tax appearing on the liability side of previous year's balance sheet will be treated as payment of tax during the year. ठीक है, अगर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स है जो कि लाइबिलिटी साइड में शो हो रहा है और वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में है, सो हम उसे ट्रीट करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है. हेंस इट विल बी डिडक्टेड while calculating net cash from operating activity. So net cash from operating activity में से हम इसे डिडक्ट कर देंगे, ओके. नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अपियरिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ करंट ईयर. यहाँ पर हमने देखा कि अगर ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में है तब हम क्या करेंगे, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से इसे डिडक्ट कर देंगे. लेकिन अगर वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में है देन विल बी एडेड बैक टू द प्रॉफिट, देन हम उसे प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, बिकॉज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन इज टू बी शोन अंडर द हेडिंग ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है. सो इसे ऐड बैक कर दिया जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रपोज डिविडेंड की. सो प्रपोज डिविडेंड अपियरिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, ठीक है. अगर वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में शो हो रहा है प्रपोज डिविडेंड, सो इट मींस दैट इट मस्ट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर. So it will be shown as a payment under the heading of cash flow from financing activity. So ये cash flow from financing activity में show होगा, ठीक है, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड तो प्रीवियस ईयर का था लेकिन इस ईयर तो हम उसे पे करेंगे ना. प्रपोज डिविडेंड अपीयरिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ करंट ईयर, अगर वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो हो रहा है तो it will be added back to the profit under the heading of cash flow from operating activities, ठीक है. Now preparation of fixed asset account. So fixed asset account on original cost, if the balance sheet contain an item of provision for depreciation or accumulated depreciation for both years, ठीक है, अगर दोनों ईयर्स का गिवन है, so it means that the fixed assets shown in the balance sheet are shown at their original cost. इसका मतलब है कि अगर बैलेंस शीट में ये जो दोनों आइटम है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दोनों गिवन है दोनों ईयर के, इसका मतलब क्या है कि जो फिक्स्ड एसेट है वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखाया हुआ है.
In such case, fixed asset account and provision for depreciation account should be prepared separately. So इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स एसेट का अकाउंट और उसके जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उनका अकाउंट हमें सेपरेटली मेंटेन करना पड़ेगा. So by preparing fixed asset account, the amount of fixed assets purchased or sold during the year will be found out by preparing provision for depreciation account. ठीक है. सो जब फिक्स एसेट का आप अकाउंट प्रिपेयर करोगे, सो जो अमाउंट है फिक्स एसेट परचेज या सोल्ड, ठीक है, विल बी फाउंड आउट, उसे आप फाइंड आउट करोगे. एंड बाय प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर विल बी फाउंड आउट. ठीक है. सो आपको क्या मिलेगा कि आपने इस ईयर का कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है. ठीक है. और जब फिक्स एसेट का आप अकाउंट बनाओगे तो पता चलेगा कितनी फिक्स एसेट आपने सोल्ड कर दी है या परचेज की है. ओके. नेक्स्ट इज fixed asset account on written down value basis. So if balance sheet doesn't contain the item of provision for depreciation or accumulated depreciation for both the years, अगर दोनों ईयर का गिवन नहीं है, then it means that fixed assets shown in the balance sheet are shown at their written down value. इसका मतलब वो written down value पर शो हो रही है fixed asset. Hence fixed assets account will be prepared on written down basis. ठीक है. इसीलिए हमें फिक्स एसेट का जो अकाउंट है वो भी रिटर्न डाउन बेसिस पे निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. So in such cases it should be noted that if amount of current year depreciation is given in adjustment, it should be shown on the credit side of asset account. ठीक है. Now the balance of assets account will now show a purchase और सेल ऑफ एसेट. जो भी बैलेंस होगा उस एसेट अकाउंट का वो ये शो करेगा कि कितनी एसेट आपने परचेज करी है या सेल करी है. सो इफ क्रेडिट साइड इज एक्सेस ऑफ डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, सो अमाउंट ऑफ डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज परचेज ऑफ एसेट. ठीक है. इसका मतलब अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, सो इसका मतलब क्या है कि आपने एसेट क्या करी है, परचेज करी है. अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, सो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेल ऑफ एसेट. सिंपल. ठीक है. नाउ loss or profit on sale of fixed asset. So if there is any loss on sale of fixed asset, it is put to the credit side of asset account. ठीक है. अगर कोई लॉस है फिक्स्ड एसेट पे तो आप उसे कहाँ शो करोगे, क्रेडिट साइड शो करोगे. ठीक है. अगर कोई प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट तो वो डेबिट साइड शो होगा. ठीक है. क्लियर है. चलो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जैसे कि यहाँ पर हमें बैलेंस शीट गिवन है. ठीक है. इसमें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. ओके. सो इस तरह से हम पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे. कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012. ठीक है. नेक्स्ट हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे बिफोर टैक्स. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले आप देखो कि कितना प्रॉफिट या लॉस है. ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट एंड लॉस है. 2012 का हम ले रहे हैं 1,90,000. ठीक है. सो आपने नोट्स में आपको बनाना है 1,90,000 आपने लिखा. ठीक है. इसके बाद जो कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस था वो आप लेस करोगे. ठीक है. वो आपने लेस कर दे तो आपको पता चला कि करंट पीरियड का मेरा प्रॉफिट लॉस का बैलेंस कितना है. कितना हुआ, 80,000. अब इसमें हमने जितना ट्रांसफर किया है रिजर्व में वो हम ऐड करेंगे. लेट्स सी कितना किया है. देखो इस साल का कितना, पिछले साल का 1 लाख था, इस साल हो गया 1,15,000. इसका मतलब इंक्रीज कितना हुआ है, 15,000. इसका मतलब सिर्फ आपने इस साल 15,000 ही किया है ना. सो 15,000 आपने कर दिया, ऐड कर दिया. आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. चलिए अब हम लिख लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया हमारे पास, 95,000 आया. ठीक है. 95,000 हमने लिख दिया.
अब इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले दिया है इंटरेस्ट पेड, कि आपने जो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे किया है, नहीं, जो अलग से आपने इंटरेस्ट पे किया है हम उसे लेंगे, जैसे कि कितना है 37,800। सो ये आपने ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया है? क्योंकि आपकी ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ठीक है, और हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कैश फ्लो ही लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया हमारा, हमने ऐड कर दिया इन दोनों को, 1,32,800 आ गया। अब हम देखेंगे एसेट्स में या लाइबिलिटीज में, करंट एसेट या करंट लाइबिलिटीज में कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ओके, करंट एसेट का देखते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री है, ठीक है। सो ये 2012 है। सो जो इन्वेंट्री है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितनी इंक्रीज हुई है? 70,000 इंक्रीज हुई है, ठीक है। सो इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है तो इसलिए क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि करंट एसेट अगर इंक्रीज होती है तो हम उसे लेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड रिसीवेबल है हमारे पास। ट्रेड रिसीवेबल पहले 1,40,000 थे, अब कितने हो गए, 1,14,000। सो इसका मतलब लेस हुए हैं। अगर करंट एसेट लेस मतलब डिक्रीज हुए हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसीलिए हमने ऐड किया है। क्लियर है? चलो अब देखते हैं करंट लाइबिलिटी पे। करंट लाइबिलिटी में सिर्फ हमारे पास एक ही लाइबिलिटी है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। 80,000 से 95,000 हो गई, इट मीन्स कि इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, लेस करते हैं ना। इंक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। हमने ऐड कर दिया ट्रेड पेबल 15,000, ठीक है। अब हमारे पास आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐड कर देंगे, ऐड या लेस करेंगे, सबके एडजस्टमेंट करेंगे, वी विल गेट 1,03,800, ठीक है। अब हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं कितना आपने इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले आप ये जो नॉन हमारे पास फिक्स एसेट है, पहले 5 लाख थी, अब कितनी हो गई, 7 लाख हो गई। इसका मतलब फिक्स एसेट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। कितनी इंक्रीज हुई है, 2 लाख। इंक्रीज होने का मतलब कैसे है, आपने परचेज किया होगा तभी तो इंक्रीज हुई है, इसीलिए परचेज ऑफ फिक्स एसेट दैट इज 2 लाख, ठीक है। क्योंकि परचेज करते हैं तो एक आउटफ्लो होगा, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, इसलिए 2 लाख माइनस में है। नेक्स्ट और देखें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले 70,000 थी, अब 56,000 रह गई। इसका मतलब हमने कम हो गई है, मतलब हमने सेल की है तभी कम हुई है, ठीक है। तो पॉजिटिव पैसे आए होंगे हमारे पास 14,000। सो हमारा जो बैलेंस है माइनस में आया, -1,86,000, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। लेट्स सी, शेयर कैपिटल पहले 4 लाख थी, अब 5 लाख हो गई। कैसे हुई होगी, आपने शेयर्स इशू किए होंगे, ठीक है। कितने के किए, 1 लाख के, पैसे आए होंगे, सो ऐड होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉर्गेज लोन, पहले 1 लाख था, अब कितना हो गया, 1,60,000। 60,000 का आपने लोन और लिया तो पैसे आए हैं अभी तो आपके पास, ठीक है। 60,000 हमने लिख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या है हमारे पास डिबेंचर्स हैं जो कि पहले 2 लाख के थे, अब 1,50,000 के हैं। इसका मतलब 50,000 के जो डिबेंचर्स हैं वो हमने रिडीम कर दिए। रिडम्पशन जब आप करोगे तो आप क्या करते हो, पैसा पे करते हो, तो 50,000 आपने पे किए हैं, कैश आउटफ्लो है, तो क्या होगा, माइनस, ठीक है, माइनस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने इंटरेस्ट पे किया है 37,800, ठीक है, पैसा गया है, क्या होगा, लेस होगा। इन सबको हमने ऐड और लेस किया तो कितना आया, 72,200 पॉजिटिव में। अब इन सारी एक्टिविटीज़ का बैलेंस हमने ऐड किया, कौन कौन सा बैलेंस, 1,03,800
नेक्स्ट इज माइनस में 1,86,000 एंड वी हैव पॉजिटिव बैलेंस 72,200. सो हमारे पास नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया है, दैट इज 10,000. माइनस में आंसर आया है. अब जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था बिगनिंग में, वो हम ऐड करेंगे. कितना था, कितना था? 70,000 था प्रीवियस ईयर का, मतलब बिगनिंग वाला तो प्रीवियस ईयर का ही हुआ. चलो 70,000 आपने ऐड किया, कितना आंसर आया? 60,000. सो ये एट द एंड ऑफ द पीरियड है. अब यहाँ से आप आंसर चेक भी कर सकते हैं. देखो क्या 60,000 ही है? यस. इसका मतलब आपका आंसर सही है. आई होप क्लियर है, कर लोगे आराम से. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन गिवन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बनानी है, 2 ईयर की बैलेंस शीट गिवन है. ठीक है, आप देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या गिवन है, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि कब हमें एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा. यहाँ पर देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है दोनों ईयर का. ठीक है, सो इट मीन्स कि हमें एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा. चलो स्टार्ट करते हैं, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. क्योंकि ये दोनों गिवन है इसलिए क्या होगा, हम ये एज्यूम करेंगे कि ये ओरिजिनल कॉस्ट पे है, क्योंकि दोनों जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो गिवन है. ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी की भी दोनों साल की वैल्यू गिवन है. ठीक है, सो इट मीन्स कि ओरिजिनल कॉस्ट पे है ना. ओके, सो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? ओरिजिनल वैल्यू क्या थी प्लांट एंड मशीनरी की? 2 लाख थी 2011 में, आपने 2 लाख मेंशन कर दिया. ठीक है, डेबिट साइड. ओके, नेक्स्ट इज बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? 1,50,000. ठीक है, बैलेंस कैरिड डाउन मीन्स कि जो इस ईयर का है, एंड ईयर का. ठीक है, कितना है? 1,50,000. सो अब आपके पास देखो कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है? डेबिट है, ये क्रेडिट है. डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है. मैंने क्या बताया था, डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? सेल का फिगर आएगा कि कितनी एसेट आपने सेल कर दी है, 50,000 की आपने सेल कर दी है. ठीक है ना, क्लियर है? नेक्स्ट हम निकालते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. ठीक है, सो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने लिख लिया, क्रेडिट साइड पे आएगा. कितना है? 2011 में कितना फिगर था? 50,000 था और अब हो गया 60,000. सो 50,000 आपने यहाँ पर लिख लिया. बैलेंस कैरिड डाउन जो कि 2012 का है वो यहाँ पर लिख दो, दैट इज 60,000. इसका मतलब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 60,000, जो कि आपका बैलेंसिंग फिगर है. बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो. ठीक है, क्योंकि ये सेट ऑफ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही होगा. ठीक है, सो करंट ईयर का कितना हो गया? 10,000. या तो आप इस मेथड से कर सकते थे या फिर हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है. So instead of preparing the plant and machinery account and accumulated depreciation account separately, only one account of plant and machinery can be prepared. So एक ही account में भी आप कर सकते हो. Like balance brought down आपको given है, कितना given है? 1,50,000 plant and machinery का. ठीक है, एक सेकेंड. ठीक है, 1,50,000 गिवन है. ये वाला फिगर हमने लिया है यहाँ पर क्योंकि हम एक साथ बना रहे हैं. 1,50,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, बैलेंस कैरिड डाउन 90,000. ये वाला फिगर जो कि एडजस्टमेंट के बाद है डेप्रिसिएशन के, ये हमने लिख लिया यहाँ पर. ठीक है, अब जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है. ठीक है, कैसे आ रहा है? पहले 50,000 था, अब कितना हो गया? 60,000. चेंज कितना आया? 10,000. 10,000 आपने यहाँ पर लिख लिया करंट ईयर का डेप्रिसिएशन. सो अब आपके पास आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट. ठीक है, जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर होगा वो शो कर रहा है कि आपने कितनी एसेट सेल कर दी. ठीक है, कितनी की है? 50,000 की.
क्लियर है? ये है आपका ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। अगर आपको रिटन डाउन वैल्यू पे करना है तो आप इस तरह से करेंगे एक ही अकाउंट में, ठीक है। सो ये तब होगा जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको नहीं गिवन है, ठीक है, दोनों ईयर का। तो आपको इसमें बैलेंस बता दिया जाएगा कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, तो तब आप इस तरह करोगे, ठीक है। ओके चलो, अब हम निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है करंट ईयर का। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कितना प्रॉफिट है। ओके, आई थिंक प्रॉफिट यहाँ पर गिवन नहीं है, प्रॉफिट गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, आप एडजस्टमेंट से स्टार्ट करो। सो एडजस्टमेंट से हम कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम रिजर्व ऐड करते थे, प्रपोज डिविडेंड ऐड करते थे, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो हमने रिजर्व और सरप्लस 2012 का कितना है 80,000, 2011 का आप लेस कर दो तो आपको पता चल जाएगा करंट ईयर का कितना है, कितना आ गया 50,000। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का कितना है 30,000, वो आपने ऐड कर दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स आपने कितना बनाया 15,000, वो ऐड कर दिया। हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज 95,000, ठीक है। 95,000 आपने ले लिया। यहाँ से हमने देख लिया था कि कितना रिजर्व का डिफरेंस है, 50,000 था, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड आपको गिवन है, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको गिवन है, ओके। वही हमने किया करंट ईयर का, ठीक है। चलो, सो 95,000 आ गया। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का, कैसे करोगे। चलो, सो डेप्रिसिएशन कितना है प्लांट एंड मशीनरी पर, अभी हमने निकाला था 10,000। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐड कर दो, कितना आ गया 1,05,000। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में क्या क्या चेंज आ रहे हैं। अगर हम देखें ट्रेड पेबल, तो पहले कितने का था ट्रेड पेबल 46,000 और अब हो गया है 90,000, ठीक है। सो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद करंट एसेट देखते हैं। करंट एसेट में हमारे पास जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 रुपीज़ इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है तो हम क्या करते हैं लेस करते हैं। सो हमने यहाँ पर लेस कर दी, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इन्वेंट्री, 60,000 थी, अब कितनी हो गई 90,000, 30,000 इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है, फिर हम लेस कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हुआ है, तो जितना अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है उतना अमाउंट हमने लेस कर दिया, ठीक है। हमारे पास आ गया 77,000 अमाउंट। अब जो पेमेंट ऑफ टैक्स है फॉर द ईयर 2011, ठीक है, आपने कितना टैक्स पे किया है वो देखो, 12,000 किया है। ये देखो प्रोविजन जो आपने 11 के लिए बनाया था तो इस साल आप उसे पे कर रहे हो, ठीक है। सो हमने यहाँ पर लेस कर दिया एंड देन हमारे पास आके नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज 65,000 पॉजिटिव बैलेंस। नेक्स्ट हम निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने देखा था कि हमने प्लांट एंड मशीनरी सेल करी थी, कितना अमाउंट आया था 50,000 आया था, वो 50,000 यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। और कोई फिक्स एसेट तो नहीं है, बस एक ही थी, ठीक है, काम हो गया। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप देखो क्या क्या गिवन है हमारे पास। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जो कि पहले 75,000 थी, अब नहीं है। 75,000 का लोन आपने रीपे कर दिया, इट मीन्स, ठीक है। सो यहाँ पर पेमेंट हो गई है, कैश क्या है, कैश आउटफ्लो है, इसलिए माइनस में आएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड 20,000, देखो जो प्रपोज डिविडेंड
2011 के लिए आपने प्रपोज किया था, तो भाई वो पे कब होगा? 2012 में होगा, इसलिए कितना पे हुआ है? 20,000। 20,000 लेस हो गया। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना हुआ है? 95,000 माइनस में बैलेंस आया है। इन सबको ऐड किया, कितना आ गया? 20,000 बैलेंस आ गया। ऐड करो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, कितना था? 5,000। ये देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमने निकाला है, यहाँ पर कितना है? 13,000 है करंट ईयर का। ओके, एक सेकेंड, वेट। ये देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया पहले 13,000। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था? 25,000 एंड वी हैव 5,000 एंड 37,000। ठीक है, सो ये था 2011 का, ये है 2012 का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस में हमारा अमाउंट आ रहा है, दैट इज 32,000। ठीक है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। 32,000 हमने ले लिया। सो हमारे पास बिगनिंग में कितना अमाउंट आना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए? 12,000 आना चाहिए। ठीक है, 12,000 आ रहा है, यस। इसका मतलब आंसर हमारा सही है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, नहीं होता है देन मुझे बताना। ओके।